हेलो नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र पढ़ा था। और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में अपन ने पढ़ा था कि चंबल नदी, कौन सी नदी पढ़ी थी? चंबल नदी पढ़ी थी। और चंबल नदी की बाईं ओर से कौन सी नदियां मिल रही है और दाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती है चंबल में। फिर अपन ने पढ़ा था उसमें बनास नदी का विस्तार पढ़ा था अपने। दाईं ओर की सारी नदियां अपन ने देख ली थी कि एक दो नदी को छोड़कर सारी नदियां कहाँ से निकल रही थी? वो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में चंबल नदी में मिल रही थी। और बाईं ओर से जो नदियां निकल रही थी वो सारी नदियां राजस्थान से ही निकलकर चंबल नदी में मिलती है। तो पहली नदी पढ़ी थी अपन ने बनास नदी। तो अपना आज का टॉपिक है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह है तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र में अपन ने कौन सी नदी पढ़ी? चंबल नदी। और चंबल नदी की पढ़ी थी अपन ने 60 नदियां कि कौन सी बाईं ओर से मिल रही है और कौन सी दाईं ओर से मिल रही है। तो अपन ने बाईं ओर की नदियों में एक नदी पढ़ी थी अपन ने बनास नदी। और बाकी नदियों का उद्गम स्थान अपन ने देख लेते। कौन सी नदी पढ़ ली अपन ने? बनास। अब पढ़ेंगे अपन मेज नदी। कौन सी पढ़ेंगे? बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिल रही थी? बनास, मेज, बामनी, चाकण, कुराल। ये नदियां कैसे मिल रही है चंबल नदी में? बाईं ओर से। तो बनास नदी अपन ने पढ़ लिया। और मेज नदी का उद्गम स्थान देखते हैं कि मेज नदी कहां से निकल रही है। मेज नदी निकलती है मांडलगढ़ से। कहां से निकल रही है? मांडलगढ़ से। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ये नदी निकलती है। कहां से निकल रही है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलकर ये नदी बूंदी में जाकर चंबल नदी में मिलती है। तो संगम कहां बना रही है? ये संगम बनाती है बूंदी में। बूंदी में जाकर संगम में बनाती है। मेज नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। दूसरी है बामनी नदी। बामनी नदी निकलती है हीरापुरा से। हीरापुरा चित्तौड़गढ़ से। हीरापुरा चित्तौड़गढ़ से ये नदी निकलकर चित्तौड़गढ़ में ही बेसरोडगढ़ के पास में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल रही है? संगम कहाँ बना रही है? बेसरोडगढ़ में। क्या बना रही है? बेसरोडगढ़ चित्तौड़ में। चित्तौड़ में ही से ही निकलकर चित्तौड़गढ़ में ही चंबल नदी में ये नदी मिल जाती है। और इस नदी की विशेषता बताई गई है कि ये नदी चंबल नदी में राजस्थान में मिलने वाली पहली नदी है। जहाँ चंबल नदी 84गढ़ में प्रवेश करती है वहां पर ये नदी मिलती है। थोड़े से दूर बहते ही कौन सी नदी मिलती है? पहले बामनी नदी। फिर देखते हैं चाकण नदी। चाकण नदी का उद्गम स्थान बताया गया है उपरमाल। उपरमाल का पठार कौन कौन से जिलों में है? उपरमाल का पठार बताया गया है चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाले। चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में कौन सा पठार है? उपरमाल का पठार। तो चाकण नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? उपरमाल के पठार। उपरमाल के पठार से ये निकलती है। और संगम कहाँ बना रही है? संगम बनाती है ये सवाई माधोपुर में जाकर। कहाँ बना रही है? सवाई माधोपुर में जाकर ये संगम में बनाती है। तो पहले निकलती है ये उपरमाल के पठार भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से बहती हुई कहाँ जा रही है? बूंदी में। और अपना संगम कहाँ बनाती है ये? बूंदी में ही जाकर अपना संगम में बना लेती है चाकण नदी। कौन सी नदी? चाकण नदी। तीसरी नदी है कुराल नदी। कौन सी नदी है? कुराल नदी। सॉरी, ये कौन सी थी? कुराल ये थी जो उपरमाल से निकल रही है। वो कौन सी नदी है? कुराल। कौन सी नदी है? कुराल नदी। और चाकण नदी बूंदी की छोटे छोटे नदी नालों से बनती है। ऐसे बनती है, छोटे छोटे नदी नालों से बनते हैं। छोटे छोटे
नदी नालों से बन रही है, उससे बूंदी में बनती है। ये कहाँ बन रही है? बूंदी में। और बूंदी से निकलकर ये सवाई माधोपुर में अपना वो बनाती है। कहाँ बना रही है? सवाई माधोपुर में। संगम कहाँ बना रही है? सवाई माधोपुर में। बूंदी से निकलकर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? चापकन नदी। तो ये थी बाई ओर से नदियां जो चंबल की सहायक नदियां बताई गई है। अब दूसरी नदी पढ़ते हैं अपन, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बाणगंगा नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? बाणगंगा नदी। और उसका देखेंगे उद्गम स्थान कहाँ से हो रहा है, कहाँ संगम बना रही है, कितने किलोमीटर ये बहती है, और देखेंगे कौन कौन से जिलों में बह रही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब पढ़ेंगे दूसरी नदी। दूसरी नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान, उद्गम स्थान कहाँ से बताया गया है? उद्गम स्थान है, उद्गम हो रही है बैराट की पहाड़ियों से। बैराट की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां कहाँ है? जयपुर जिले में। कहाँ है बैराट की पहाड़ियां? जयपुर। जयपुर से ये नदी निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। संगम कहाँ बना रही है? संगम या मुहाना ये बना रही है फतेहगढ़, फतेहाबाद, आगरा जिले में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी में मिल रही है? यमुना नदी में। कौन सी नदी में मिल रही है? यमुना नदी में जाकर ये मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका विस्तार। विस्तार कौन कौन से जिलों में है? जयपुर, दौसा, फिर जाती है भरतपुर में। कहाँ बह रही है? भरतपुर में। जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहते हुए कहाँ जाती है? फतेहाबाद, आगरा में जाकर यूपी में ये मिल जाती है यमुना नदी में। आगरा जिले में जाकर कौन सी कहाँ मिल रही है? यमुना नदी में बाणगंगा नदी मिल जाती है। अब देखते हैं इसके जो कितनी लंबाई है इसकी। क्या देखेंगे? कुल लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलता है और 380 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलता है। कई किताबों में 240 भी लिखा हुआ है और कई में लिखा हुआ है 380। तो लंबाई की एक्चुअल डेटा नहीं मिलते लंबाई का। ठीक है, फिर देखते हैं इसका बांध बनाया गया है। इस पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इस पर कौन सा बांध बनाया गया है? बाणगंगा नदी पे जमुआ रामगढ़ बांध बनाया गया है जयपुर में। कहाँ बनाया गया है? जयपुर में। जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जयपुर में बनाया गया है। इस बांध से पहले केवलादेव अभ्यारण्य को भी पानी मिलता था। इस नदी से पानी जाता है केवलादेव अभ्यारण्य के लिए। फिर देखते हैं इसमें सहायक नदियां, सहायक नदियां। बाणगंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? गुमटी नाला, गुमटी नाल, सुरा या सुरी, इसकी है कलोसन। कौन सी नदी है? कलोसन नदी। ये क्या है? बाणगंगा नदी की सहायक नदियां। देखते हैं अन्य नाम। क्या पढ़ेंगे? अन्य नाम।
कि बाणगंगा नदी को किस किस नाम से जाना जाता है। अन्य नामों में मिलता है अर्जुन की गंगा। क्या नाम मिलता है? अर्जुन की गंगा। इसे अर्जुन की गंगा क्यों कहा गया है? अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा इसलिए कहा जाता है इसको कि इसमें जब पांडवों को अज्ञातवास का वनवास मिला था तो वह बैराट की पहाड़ियों में आकर रुके थे। कहाँ आकर रुके थे? बैराट की पहाड़ियों में आकर रुके थे। तो उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था। तो अर्जुन ऐसा योद्धा था जिसने अपने तीर से यहाँ पर नदी बनाई थी और वहां से उन्होंने पानी पिया था। तो उसी नदी का नाम बाणगंगा रखा गया था। उस बाण के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या रखा गया था? बाणगंगा नदी, क्योंकि अर्जुन ने बाण छोड़ा था और वहां से पानी निकला था, इसलिए उसे बाणगंगा नदी भी कहा जाता है और अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है? अर्जुन की गंगा। दूसरा नाम मिलता है इसका रुंडित सरिता। क्या नाम मिलता है? रुंडित सरिता। रुंडित सरिता। रुंडित सरिता क्यों कहा गया है इसको? ये जब जयपुर, दौसा और फिर भरतपुर में बहते हुए जाती है तो भरतपुर में ये मैदानों के अंदर विलुप्त भी हो जाती है। क्या बताया गया है कि ये विलुप्त हो जाती है, वहां आधी जगह बहती है और फिर रुक जाती है, फिर बहती है और फिर रुक जाती है, इसलिए इसको बताया गया है कि आंतरिक प्रवाह की नदी भी है ये। और इससे बताया गया है कि ये रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है भरतपुर वाले जिले में। तो ये नदी बहती है, फिर रुक जाती है, फिर बहती है, फिर रुक जाती है, इसीलिए इन क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया है? रुंडित सरिता। क्या नाम दिया गया है? रुंडित सरिता। तो अभी सेकंड ग्रेड 2017 वाला पेपर था, उसमें पूछा गया था कि रुंडित सरिता के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके एक और नाम मिलता है ताला नदी। इसको अन्य नाम क्या मिला? ताला नदी। क्या नाम दिया गया है? ताला नदी। तो जब ये नदी निकलती है, जैसे जयपुर से निकलकर ये बह रही है, तो इसके जो चारों ओर मैदान है, नदी के चारों ओर जो मैदान है उनको नाम दिया गया है रोई के मैदान। क्या नाम दिया गया है? रोई के मैदान। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, रोई के मैदान कौन सी नदी के क्षेत्रों को बोला जाता है? रोई के मैदान बोला जाता है जयपुर, दौसा और भरतपुर में जब बाणगंगा नदी बहकर जाती है तो उनके आसपास के जो क्षेत्र है उसको नाम दिया गया है रोई के मैदान। ये थी अपनी बाणगंगा नदी, जिसमें अपन ने पढ़ा संगम, उद्गम, विस्तार, कुल लंबाई और बांध कौन कौन से बने हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसके अन्य नाम कौन से हैं। इस पे सभ्यता देख लेते हैं कि कौन सी सभ्यता है। इस पर सभ्यता कौन सी है? इस पे सभ्यता है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कौन सी सभ्यता है? बाणगंगा नदी पे बैराट की सभ्यता है। तो अपन ने पढ़ा कि कौन सी सभ्यता बताएगी? ये बाणगंगा नदी पे बैराट की सभ्यता। ये थी अपनी बाणगंगा नदी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे पढ़ते हैं अपन। तीसरी नदी कौन सी थी? गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर। पढ़ते अपन गंभीर नदी। तो गंभीर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंभीर नदी जो कहाँ जाती है अपना पानी लेकर? यमुना नदी में अपना पानी छोड़ती है। तो उद्गम स्थान, उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम होता है करौली से, हुरडा गांव, करौली। कहाँ से हो रहा है गंभीर नदी का? हुरडा गांव, करौली से उद्गम होता है। देखते हैं संगम,
संगम होता है इसका यूपी में। यूपी में जाकर यमुना नदी में मिलती है। तो संगम कहाँ बताया गया है? यमुना नदी में। यमुना नदी में मैनपुरी गांव है, वहां जाके मिलती है मैनपुरी में। कहाँ मिल रही है? मैनपुरी यूपी में। ये थी गंभीर नदी। अब देखते हैं इसका विस्तार। विस्तार की कौन कौन से जिलों में ये बहती है। तो गंभीर नदी कौन कौन से जिलों में बह रही है? गंभीर नदी बहती है करौली, धौलपुर और जाती है भरतपुर में। कहाँ बह रही है? भरतपुर। भरतपुर में बहती हुई कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में। मैनपुरी में जाके यमुना नदी में अपना जल छोड़ती है। देखते हैं इस पे बांध कौन कौन से बनाए गए। क्या देखेंगे? बांध। तो बांध कौन कौन से बनाए गए हैं इस नदी पे? इस नदी पे 2 बांध बनाए गए हैं, पांचना बांध और हजान बांध। कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए हैं, पांचना बांध और अजान बांध। पांचना बांध तो कहाँ बनाया गया है? करौली में। और अजान बांध बनाया गया है भरतपुर में। कहाँ बनाया गया है? भरतपुर में। तो अजान बांध बनाया गया है। पांचना बांध कहाँ बनाया गया है? करौली में। फिर देखते हैं इसकी सहायक नदियां। गंभीर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? तो सहायक नदियों में पहली मिलती है पार्वती, दूसरी है पाचना। पार्वती, पाचना, सेसा, खेर। किसकी सहायक नदियां बताई गई है? गंभीर नदी की। तो पार्वती नदी को अपन ऐसे डायरेक्ट भी पढ़ लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में अपना पानी लेकर जाती है। तो वो पार्वती नदी यही है जो गंभीर नदी में मिलती है। और गंभीर नदी के बाद मिलती है ये यमुना नदी में। कहाँ मिल रही है? यमुना नदी में। तो ये थी इसकी सहायक नदियां। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसकी पार्वती नदी। पहली नदी पढ़ते हैं अपन पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से बताया गया है? उद्गम होता है इसका करौली से। कहाँ होता है? करौली से। ये करौली से बहकर करौली में ही किसमें मिल जाती है? गंभीर नदी में मिल जाती है। इस पे एक बांध बनाया गया है करौली में, पांचना पार्वती बांध। पार्वती बांध कहाँ बह रही है? करौली। इसमें बांध बनाया गया है पार्वती बांध। फिर देखते हैं दूसरी पांचना बांध, पांचना नदी। तो पांचना नदी बह रही है, पांचना नदी का उद्गम होता है करौली से और फिर ये गंभीर नदी में मिल जाती है। इस पे बांध बनाया गया है पांचना बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? पांचना बांध। पांचना बांध 5 नदियों के संगम से ये बांध बनाया गया है। कितनी नदियों के संगम से? 5 नदियों के संगम से बनाया है। वो 5 नदियां कौन कौन सी है? पहली है भद्रा, भद्रावती। कौन सी है? भद्रावती, एटा। कौन कौन सी नदियां है? भद्रावती, एटा, बरखेड़ा, बरखेड़ा, माची और है बेसावट। कौन सी है? बेसावट, बेसावता। ये 5 नदियां हैं जो पांचना बांध पर इसका संगम बनता है और इन पे पांचना बांध बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? एकमात्र ऐसा बांध है राज्य का जो मिट्टी से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ बांध है। कौन सा? पांचना बांध। तो ये भी लिख लेते हैं, एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध। एकमात्र मिट्टी से बना बांध।
क्या है ये? एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध है। ये थी अपनी गंभीर नदी, जिसमें अपन ने उद्गम देखा। हुरडा गांव करौली से उद्गम होता है और मैनपुरी में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसका विस्तार है करौली, धौलपुर और भरतपुर में ये बहती है। इस पर 2 बांध बनाए हुए हैं, करौली में तो पांचना बांध और अजान बांध बनाया गया है भरतपुर में। तो ये करौली में कितनी नदियों का संगम हो रहा है? 5 नदियों का संगम है। कितने नदियों का? 5 नदियों का संगम है। वहां पर पांचना बांध बनाया गया है। कौन कौन सी नदियां हैं? भद्रावती, नीचे दिख नहीं रहा है तो ऊपर लिख लो, भद्रावती, एटा, बेसावता, चौथी है बरखेड़ा और कौन सी नदी है? माची। ये 5 नदियां हैं, जिसपे कौन सा बांध बना हुआ है? पांचना बांध, जो कैसा है? एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध है। कैसा बांध है? एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध है ये। ठीक है, ये थी अपनी नदियां, जिसने अपनी गंभीर नदी पढ़ी, बाणगंगा नदी पढ़ी और चंबल नदी पढ़ी, जो कहाँ लेके जाती है अपना पानी? बंगाल की खाड़ी में अपना पानी लेकर जाती है। जो कितना प्रतिशत पानी लेके जा रही थी ये लगभग 22% पानी लेकर जाती है। कितना प्रतिशत पानी लेके जा रही है? लगभग 22% राजस्थान से पानी लेकर कौन सी नदी में मिल रही है? यमुना नदी में मिलती है। और यमुना नदी गंगा में मिलती है और गंगा अपना डेल्टा लेकर बनाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ बना रही है? बंगाल की खाड़ी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसमें आएगा कि कोई भी नहीं, क्योंकि एक भी नदी ऐसी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट जाके मिलती है। सारी नदियां कहाँ मिल रही है? यमुना नदी में। और यमुना नदी मिल रही है गंगा नदी में, और गंगा नदी अपना डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। जबकि अरब सागर में तो जैसे खंबात की खाड़ी में मिल रही है, कच्छ के करण में मिल रही है, ये नदियां डायरेक्ट अरब सागर में मिलती है। लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी में नदियां जा रही है वो यमुना नदी में ही अपना पानी छोड़ती है। ठीक है, तो ये थी अपनी गंभीर नदी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब पढ़ते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। कौन सी नदियां पढ़ेंगे? आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र लगभग कितना प्रतिशत बताया था? लगभग है ये, लगभग मिलता है अपन को 60% और 60.02 भी लिखा हुआ मिलता है। तो लगभग 60% के लमसम ये अपने राजस्थान की नदियां राजस्थान में अपना पानी का विस्तार करती है और अपने राजस्थान में बहकर राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी है। तो पहली है घग्गर नदी, दूसरी है कांतली नदी, तीसरी नदी देखते हैं अपन साबी, काकने और मेता और मिलती है इसमें रूपनगढ़, रूपारेल, रूपारेल। ये थी आंतरिक प्रवाह की नदियां। कैसी नदियां हैं ये? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं कि राजस्थान में इसका उद्गम होता है, राजस्थान में ही कुछ जिलों में बहकर ये विलुप्त हो जाती है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक तंत्र की नदियां है। तो पहली पढ़ेंगे अपन घग्गर की नदी, घग्गर
नदी। तो घग्गर नदी का पहले देखते हैं उद्गम स्थान की, कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, कहाँ पर ये जाके विलुप्त होती है, बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है और इस पे कौन सी सभ्यताएं विस्तृत है और ये कितना जल अपना लेकर आती है, राजस्थान में कितना जल उपलब्ध करवाती है। तो देखते हैं अपने इसका उद्गम स्थान। उद्गम स्थान, तो उद्गम स्थान घग्गर नदी का उद्गम स्थान है कालका हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से बताया गया है? कालका हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम स्थान होता है और फिर वहां से बहती हुई आती है राजस्थान में और राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में। कहाँ करी है? हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील में आकर ये प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये नदी बहती है। अगर ज्यादा बारिश होती है या अधिक पानी के कारण ये पाकिस्तान में भी चली जाती है और पाक के आवास पोर तक ये पानी लेकर जाती है अपना। तो अपन देखते हैं उद्गम स्थान कलका हिमाचल प्रदेश, कलका हिमाचल प्रदेश। कौन सी पहाड़ियों से निकल रही है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों से बहती हुई ये राजस्थान में आती है। कहाँ आ रही है? राजस्थान में। तो इसका बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र है इसका हनुमानगढ़ और गंगानगर, श्री गंगानगर। कितने जिलों में बह रही है? 2 जिलों में बह रही है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। फिर देखते हैं अपने इसमें प्रवेश कहाँ करी है राज्य में। तो राज्य में प्रवेश करती है ये टिब्बी स्थान पर। टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ की। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि घग्गर नदी राजस्थान में कौन से स्थान पर प्रवेश करती है या कौन से जिले में प्रवेश करती है? तो क्या आएगा? टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ की। कहाँ की है? हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में ये प्रवेश करती है। और कितने जिलों में बह रही है? 2 जिलों में ये बहती है। अब देखते हैं इसके अन्य नाम क्या पढ़ेंगे। अन्य नाम, इसके अन्य नाम क्या क्या है? अन्य नाम है इसके मृत नदी, किस नाम से जाना जाता है इसको? मृत, नट और बोला जाता है इसको राजस्थान का शोक। क्या बोला जाता है? राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक क्यों कहा गया है? कि इसमें अधिक वर्षा होने पर या बाढ़ आने पर ये पाक में चली जाती है बहकर, तो इसलिए राजस्थान का शोक भी बोला गया है इसको। राजस्थान का शोक। दुष्यवती नदी, दुष्यवती नदी भी बोला जाता है इसको और बोला जाता है इसको सोतर, सरस्वती। क्या बोला गया है? सरस्वती। ये थे इसके अन्य नाम। मृत नदी बोला जाता है, नट नदी भी बोला जाता है, राजस्थान का शोक कहा जाता है इसको। क्या बोला जाता है? राजस्थान का शोक। द्वेषवती नदी भी बोला जाता है, सोतर नदी भी बोला जाता है और सरस्वती नाम भी है इसका। तो खूब सारे अन्य नाम है इसके। अब देखते हैं इसमें कि ये कौन कौन सी सभ्यता है, कि घग्गर नदी पर कौन कौन सी सभ्यता है। कौन कौन सी सभ्यता है घग्गर नदी पर? कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगपुर सभ्यता। कौन कौन सी सभ्यता है तो वो भी लिख लेते हैं अपन। सभ्यता, सभ्यता है कालीबंगा, दूसरी है पीलीबंगा, रंगमहल। ये क्या है? इस पे सभ्यताएं हैं।
इनके मैदानों को भी किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में तो इसके मैदानों को जाना जाता है या इसके परवार क्षेत्र को जाना जाता है नाल के नाम से। नाली या नाल बोला जाता है कि नाली की रूप में ये बहती है राजस्थान में, इसलिए इसको नाली कहा जाता है। और पाकिस्तान में ये जहाँ अंत होता है इस नदी का, वहाँ अब्बास फोर्ट के पास, वहाँ पर इसको हकरा नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हकरा कौन सी नदी को बोला जाता है या कौन सी नदी का नाम है हकरा है? तो हकरा नदी घग्गर नदी को ही बोला जाता है। तो लिख लेते हैं मैदानों के नाम। मैदानों को क्या बोला गया है? मैदानों को तो बोला जाता है पाट या बिग्गी। बिग्गी भी बोला जाता है इनके मैदानों को। पाट या बिग्गी किसके मैदानों को बोला गया है? घग्गर के मैदानों को। और देखते हैं इसके परवार क्षेत्र को क्या बोला गया है? अफवाह क्षेत्र को। अफवाह क्षेत्र को राजस्थान में तो बोला जाता है नाली। क्या बोला जाता है? नाली। राजस्थान में बोला जाता है नाली। और पाक में बोला जाता है हकरा। क्या नाम बोला जाता है? हकरा नाम बोला जाता है। पाक में तो हकरा बोलते हैं इस नदी को, और राजस्थान में क्या बोलते हैं? नाली। इसके मैदानों में अधिक चावल होते हैं। चावल की खेती अधिक होने से इसको राइस बेल्ट भी बोला जाता है। क्या नाम दिया गया है राइस बेल्ट का? वो भी लिख लो। सर्वाधिक चावल होते हैं यहाँ पर, चावल की खेती, इसलिए इसे क्या बोला गया है? राइस बेल्ट। क्या नाम दिया गया है? राइस बेल्ट। राइस बेल्ट भी कहा जाता है। ये थी अपनी घग्गर नदी। तो घग्गर नदी में अपन ने देखा उद्गम स्थान कहाँ बताया? कलका हिमाचल प्रदेश वाले की पहाड़ी से का उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र देखा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में ये नदी बहती है। फिर देखा राज्य में प्रवेश कहाँ हो रही है? राज्य में प्रवेश कर रही है ये टिब्बी तहसील में हनुमानगढ़ में। सभ्यता कौन कौन सी है इसपे? सभ्यता है कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। और मैदानों को क्या बोला गया है? मैदानों को, इसके मैदानों को बोला जाता है पाट या बिग्गी। अफवाह क्षेत्र को बोला गया है राजस्थान में तो नाली, और पाकिस्तान में बोला गया है हकरा। फिर अपन ने पढ़ा इसके अन्य नाम। के अन्य नाम कौन कौन से हैं इसके? तो इसके अन्य नामों में अपन ने पढ़ा सरस्वती, मृत नदी, द्वेषवती नदी और नट नदी, सोरत नदी, राजस्थान का शोक। ये पढ़ा इसके अपन ने कि ये कहाँ कहाँ इनका अन्य नाम बताया गया है। इसको लेटी हुई नदी भी बोला जाता है। कौन सी नदी? लेटी हुई नदी, क्योंकि ये लेट कर बहती है इसलिए इसको नाम दिया गया है लेटी हुई नदी। तो अंत कहाँ हो रहा है इस नदी का? अंत तो बताया गया है अब्बास फोर्ट पाकिस्तान में। तो आप लिख लो अंत। अंत कहाँ हो रहा है इसका? अंत हो रहा है अब्बास फोर्ट पाक में। कहाँ हो रहा है? अब्बास फोर्ट पाकिस्तान में इस नदी का अंतिम क्षेत्र है। अब देखेंगे कांतली नदी। दूसरी नदी कौन सी है? कांतली नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? कांतली नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी भी घग्गर नदी को बताया गया है कि सर्वाधिक लंबी है ये नदी, 100 किलोमीटर में ये बहती है। दूसरी नदी पढ़ेंगे अपन कांतली नदी। कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम स्थान कहाँ बताया गया है? कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। कहां से निकल रही है? खंडेला की पहाड़ियां। बहाव क्षेत्र कहाँ है? बहाव क्षेत्र इसका खंडेला की पहाड़ियां की पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम स्थान लिख लो खंडेला की पहाड़ियां।
खंडेला की पहाड़ियां, सीकर, सीकर से बहते हुए ये जाती है सीकर, झुंझुनू, व चूरू। चूरू जिले के अंदर नहीं बहती है, चूरू में अपनी चूरू की सीमा बनाते हुए ये विलुप्त हो जाती है। तो चूरू की सीमा बनाती है, चूरू की सीमा। चूरू जिले में ये कोई सी भी नदी नहीं बहती है, ये सीमा बनाती है चूरू की। तो इसमें कौन सी सभ्यता है? इस पर सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, या सभ्यताओं की जननी भी बोला गया है। कैसी सभ्यता है ये? ताम्र युगीन है, ताम्र युगीन सभ्यता बताई गई है और सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। इसका विस्तार देखा अपने और उद्गम कहाँ हो रहा है? खंडेला की पहाड़ियों में, और ये सीकर, झुंझुनू और चूरू में बहते हुए विलुप्त हो जाती है। और इसके क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसके क्षेत्र, बहाव क्षेत्र को बोला जाता है तोरावाटी। इसके क्षेत्र को बोला गया है तोरावाटी, तोरावाटी क्षेत्र। तोरावाटी क्षेत्र में पूछा जाता है कि कौन सी नदी के क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र बोला जाता है। तो कौन सी नदी आएगी? वो कांकली नदी। फिर आगे देखते हैं अपन, दूसरी नदी पढ़ते हैं साबी नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? साबी नदी। तो साबी नदी का उद्गम स्थान बताया गया है सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां। सेवर की पहाड़ियां कहाँ है? जयपुर में। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से ही निकलकर बहती हुई कहाँ जा रही है? ये जयपुर, इसका भाव क्षेत्र है जयपुर। जयपुर से बहती हुई जाएगी ये अलवर, और अलवर में बहते हुए जा रही है हरियाणा में। कहाँ जा रही है? हरियाणा में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। गुड़गांव की सीमा बनाते हुए ये विलुप्त हो जाती है ये नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। एक नदी थी सागी। कौन सी नदी? सागी नदी। सागी नदी किसकी सहायक थी? सागी नदी सहायक थी लूणी नदी की। ये है साबी नदी। साबी नदी है आंतरिक प्रवाह की, और साबी नदी है अरब सागर का अफवाह तंत्र बनाती है, जो लूणी नदी की है। कहाँ से निकल रही थी? जसवंतरा की पहाड़ियों से निकलकर बाड़मेर में मिलती थी लूणी नदी में। ये है साबी नदी। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये है सागी और ये है साबी। दूसरी नदी है इसमें काकनी नदी। कौन सी नदी? काकनी नदी। काकनी नदी कहाँ से निकल रही है? जैसलमेर से। ये जैसलमेर की स्थानीय नदी है। क्या है? स्थानीय नदी है। स्थानीय नदी क्यों बोला जाता है? कि ये जैसलमेर में ही निकलकर जैसलमेर में ही अपना विस्तार को विलुप्त कर लेती है। केवल एकमात्र ये अपने एक जिले में ही बहती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की जो एक ही जिले में प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी आएगी? काकनी नदी। इसका दूसरा नाम बताया गया है काकने। किस नाम से जाना जाता है? काकने नाम से भी जाना जाता है, और इसको मसूरदी नाम भी दिया गया है। कौन सा नाम? मसूरदी, मसूरदी नदी। कौन सी नदी? मसूरदी नदी भी कहा जाता है। और इस नदी का पानी कहाँ जाता है? अगर बारिश ज्यादा होती है, ये मौसमी नदी है, बारिश ज्यादा होती है तो भुज झील में इसका पानी जाता है। कौन सी झील में? भुज झील में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भुज झील में कौन सी नदी का पानी आता है? तो कौन सी नदी का आ रहा है? काकनी नदी का आता है। चौथी नदी है, पांचवी नदी है मेंढा। कौन सी नदी है? मेंढा। मेंढा भी बोला जाता है, उसको मेथा भी बोला जाता है। मेथा ये कहां से निकलती है? मनोहरपुरा से निकलती है। मनोहरपुरा। मनोहरपुरा कहां से? जयपुर से। मनोहरपुरा जयपुर से निकलकर ये सांबर झील में अपना पानी लेकर जाती है। कहाँ लेकर जाती है? सांबर झील में। दूसरी नदी है रूपनगढ़। रूपनगढ़ कहाँ से निकल रही है? रूपनगढ़ निकलती है अजमेर के नागपहाड़ से। नागपहाड़, अजमेर। नागपहाड़, अजमेर से रूपनगढ़ नदी निकलकर कहाँ जा रही है? ये जाती है सांबर झील में। कहाँ मिलती है?
सांबर झील में रूपनगढ़ नदी भी सांबर झील में मिल रही है और मेंढा नदी भी सांबर झील में ही जाकर विलुप्त हो जाती है। लास्ट नदी है रूपारेल। कौन सी नदी? रूपारेल। रूपारेल नदी का उद्गम स्थान है उदयनाथ की पहाड़ियां। कहाँ है? उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ियां। उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? अलवर में। अलवर और भरतपुर में ये नदी बहकर विलुप्त हो जाती है। कहाँ बहती है? अलवर और भरतपुर में ये नदी बहकर विलुप्त हो जाती है। तो ये थी आंतरिक प्रवाह की नदियां कि अपने राजस्थान में ही उद्गम होता है इनका और राजस्थान में बहते हुए विलुप्त हो जाती है। जो कितने प्रतिशत बताई गई है? ये बताई गई है लगभग 60.02% ऐसी नदियां हैं अपने राजस्थान में, जो राजस्थान में ही उद्गम होता है और राजस्थान में ही अपना प्रवाह क्षेत्र बनाती है। तो ये आज की क्लास में अपने पढ़ा आंतरिक प्रवाह की नदियां, और दो नदियां बची थी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र बनाने वाली बाणगंगा नदी और गंभीर नदी। ये था अपनी आज की क्लास का। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये क्लास समझ में आई होगी, जिसमें अपने नदियों का अफवाह क्षेत्र पढ़ा था, पूरा राजस्थान का अफवाह क्षेत्र पढ़ा, जिसमें अपने 3 भाग करे। आंतरिक प्रवाह की नदियां, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां और अरब सागर में जाने वाली नदियां। तो आप मैप लेके और मैप में ड्रॉ करके पढ़ना और अलग अलग नदियों के अरब सागर की नदियों को अलग दर्शाना, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जा रही है उनको अलग ड्रॉ करना और आंतरिक प्रवाह वाली नदियों को अलग ड्रॉ करके पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।